हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर। आज हम लोग 13 नंबर का मॉडल पेपर लगाएंगे और अगर वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी क्वेश्चन पर कहीं पर भी कोई डाउट उठता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ये भी कमेंट करें कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? पेशा, जाति, लिंग या रंग? तो आर्यों की जो वर्ण व्यवस्था का आधार था वो पेशा था, यानी जो व्यवसाय था वो आधार था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में हमें लिखा मिलता है, किसमें? ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें लिखा मिलता है एक जगह कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी मां आटा पीसने वाली है। इस तरह से जो व्यक्ति अलग अलग व्यवसायों में लगे हुए हैं फिर भी एक साथ रहते थे, अर्थात उनका जो वर्ण व्यवस्था का आधार था पेशा था। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? शक, हूण, मुगल या ग्रीक? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीक। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो ग्रीक सम्राट था अर्थात सेल्यूकस जो था उसे पराजित किया था। सेल्यूकस जो था वो ग्रीक था, याद रखेंगे, सेल्यूकस को पराजित किया था। और इसको पराजित करने के बाद इन दोनों के बीच संधि हुई। उस संधि के तहत क्या हुआ था? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसको दहेज में एरिया, आराकोसिया और गेटोसिया जैसे प्रांत प्रदान किए और मेगस्तनीज नामक अपना राजदूत भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। याद रखेंगे, मेगस्तनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा? तो देख लीजिए, 1748, 1498 या 1698 या 1248। ऑप्शन ए 1748 या 1498, 1698 और 1248। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 1498 एंड 1498 ईस्वी में जो वास्को डिगामा था यह एक पुर्तगाली यात्री था। यह भी याद रखेंगे, यह एक पुर्तगाली यात्री था जो कि 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था। और कहां पर पहुंचा? कालीकट में पहुंचा। और वहां का जो शासक था जमोरिन ने, कौन था शासक? जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया था, याद रखेंगे इसका नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? 1880, 1882, 1885 और 1895। 1880, 1882, 1885 या 1895? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1885, यानी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो मुंबई में की गई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को और ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी, वो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड एल्गिन? राइट आंसर इज ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो था इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला था और उन्हें एक पार्टी दी थी। दिस इज द राइट आंसर इज ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? स्वामी विवेकानंद, राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष या दादा भाई नौरोजी? राइट आंसर इज ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी को बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और आध्यात्मिक और वैचारिक जो गुरु थे वो गणेश वासुदेव जोशी थे, याद रखेंगे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गणेश वासुदेव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी था क्या था? तिलक द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधार के लिए एक संगठन, अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र जिसके मालिक एस.एन. बनर्जी थे, एक मराठी समाचार पत्र, एक तमिल साप्ताहिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी है, यह एक मराठी समाचार पत्र था। कैसा था? मराठी समाचार पत्र था। और ये बाल गंगाधर तिलक ने ही इसे प्रकाशित किया था। और ये ऐसे व्यक्ति थे जो 1882 ईस्वी में, कब? 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण इन्हें जेल हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चलते हुए,
क्वेश्चन नंबर 8, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1900, 1905, 1906 या 1902? 1900, 1905, 1906, 1902? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और कहां पर हुई थी? ये 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था? मशीनों का उन्मूलन, ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, अहिंसा को अंगीकार करना, न्यासिता का सिद्धांत? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यासिता के सिद्धांत को महात्मा गांधी जी ने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? 1919, 1917, 1934, 1942? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1917 ईस्वी में जो नील की खेती करने वाले किसान थे, इनके लिए इन्होंने 1917 में सत्याग्रह चलाया और इसी के तहत इन्होंने तिनकठिया पद्धति के विरोध में आंदोलन भी किया था किनकी तरफ से? जो कि चंपारण के किसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोग्राफी से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रेखा समानांतर है? अक्षांश, देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर? इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो हमारी अक्षांश रेखाएं जो है वो हमारे समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सिक्किम में। जो नाथुला दर्रा है वो हमारा सिक्किम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है? यहां पर ध्यान देंगे आप, जो पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जो महानदी है वो आपकी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में से सिहोवा के निकट से निकल करके 40 मीटर की जो ऊंचाई है वहां से निकलती है। ये पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है और लगभग 857 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। और इसी पर जो प्रसिद्ध बांध है आपका हीराकुंड बांध ओडिशा का, वो इसी नदी पर है। हीराकुंड बांध वो महानदी पर ही है, ओडिशा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? कावेरी बेसिन, गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन या कृष्णा बेसिन? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कृष्णा बेसिन। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन है। इसका जो विस्तार पाया जाता है वो महाराष्ट्र के सतारा, सांगली जिलों और उत्तरी कर्नाटक के दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक इसका विस्तार है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 25,000 नहीं दोस्तों, फिर से देख लेते हैं कितना है इसका क्षेत्रफल। देखिए 2,51,230 वर्ग किलोमीटर है इसका जो क्षेत्रफल है कृष्णा बेसिन का। 2,51,230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, संसार में भारत पहले स्थान पर है किसमें? निकल के उत्पादन में, यूरेनियम के उत्पादन में, माइका के उत्पादन में या मैग्नीज के उत्पादन में? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, माइका के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से है। मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? कारक लागत पर उत्पादन, बाजार कीमतों पर उत्पादन, माल और सेवाओं एवं मूल्य ह्रास का अंतर, माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा आपका, माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का जो अंतर है वो मूल्य वर्धित का अर्थ स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तीसरी, चौथी, पांचवी या सातवीं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी वो केवल 4 वर्ष की थी, यानी 1974 टू 1979। ये वाली जो पंचवर्षीय योजना थी ये आपकी केवल
4 वर्ष की थी। ये पंचवर्षीय जो योजना थी वो 1978 में ही इसे अस्वीकार कर दिया गया था। और इसके बाद छठी पंचवर्षीय जो योजना थी वो 1978 से 1993 से शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना प्रारंभ की गई। कौन सी? सुकन्या समृद्धि खाता, बाल स्वच्छता मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सुकन्या समृद्धि खाता योजना। ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई है और इसके तहत का जो प्रमुख उद्देश्य था, जो बाल लिंगानुपात है उसको कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 ईस्वी में 2 योजनाएं, एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चलेंगे। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? घाटा बजट, शून्य आधारित बजट, निष्पादन आधारित बजट, अधिशेष बजट। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, घाटे का बजट। यदि चालू खाता पर सरकारी जो खर्च है वो सरकारी राजस्व से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो स्थिति यही होगी कि घाटे का बजट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20। सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बैंक दर नीति, खुला बाजार प्रचालन, नकदी रिजर्व अनुपात, नैतिक दबाव। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नैतिक दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान से है। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या स्वतंत्र न्यायपालिका में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उनके मन और आदर्शों की झलक कहां मिलती है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना दी हुई है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव करता है? किसके लिए चुनाव कराता है? संसद एवं राज्य विधानसभा, संसद, राज्य विधानसभा एवं राज्य विधान परिषद, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो चुनाव कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, आर्टिकल 356 यानी अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 82 यानी आर्टिकल 82, अनुच्छेद 84 यानी आर्टिकल 84, अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 यानी अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 90 आर्टिकल 90। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी है, जो आर्टिकल 85 है यानी अनुच्छेद जो 85 है वो राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है किसी गांव के बुजुर्ग नागरिकों को, किसी गांव की सारी आबादी को, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को। 25 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चलेंगे, सामान्य विज्ञान से है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या सुक्रोज। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में संचित रहते हैं। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रावायलेट किरणें। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अल्ट्रासाउंड। गर्भाशय में जो शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर या न्यूक्लियस में न्यूक्लियानों की संख्या पर।
28 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का उपयोग आमतौर पर किसके लिए होता है? उच्च आवर्त, माइक्रोवेव, डीसी और बिजली आवृत्तियों, या इनमें से किसी के लिए भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डीसी और बिजली आवृत्तियों के लिए पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? वे अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। वे समान अंतिम वेग के साथ गिरती हैं। थर्ड है, उनके वेग बढ़ते रहते हैं और जमीन पर विभिन्न वेगों के साथ गिरती हैं। या उनके वेग बढ़ते रहते हैं और वे जमीन पर समान वेग के साथ गिरती हैं। तो 30 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन ए है, वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न विभिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य हिंदी से है। देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है हिंदी से आपका कि दिए गए विकल्पों में पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है? पंडित पत्नी, पंडिती, पंडिती या पंडिताइन? तो राइट आंसर इसका जो होगा आपका वो आपका होगा ऑप्शन डी, पंडिताइन। यानी कुछ ऐसे हमारे शब्द हैं इनमें आइन जोड़ के, आइन प्रत्यय जोड़ के आप स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे आपका पंडित का हो गया पंडिताइन, ठाकुर का हो जाएगा ठकुराइन, इसी प्रकार से और बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। रसिक प्रिया के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। मल्लुकदास, बिहारी लाल, दादू दयाल या केशवदास? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रसिक प्रिया जो रचना है वो केशवदास जी की है और यह एक रीति ग्रंथ है, ये भी याद रखेंगे। इनके अन्य जो ग्रंथ हैं वो नोट कर लीजिए आप लोग। केशवदास जी के रामचंद्रिका, ये भी कई बार पूछी गई। एक है कवि प्रिया, एक है छंदमाला और विज्ञान गीता। जो इनकी इंपॉर्टेंस है वो आपको रामचंद्रिका, कवि प्रिया और ये रसिक प्रिया जो दी है याद रखेंगे। केशवदास और ये रीतिकालीन कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर कि सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। महान का विलोम पहचानिए जो सबसे उचित हो। महान, तुच्छ, छोटा, क्षुद्र, अमहान? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, महान अर्थात तुच्छ। महान का अर्थ क्या हो गया कि उच्च कोटि का, और तुच्छ यानी बहुत ही निम्न कोटि, घटिया क्वालिटी। तो ये राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। अशुद्ध वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को आपको चुनना है। बच्चों से गुस्सा मत करो, बच्चों से गुस्सा मत करो, बच्चों को गुस्सा मत करो, बच्चों पर गुस्सा मत करो, बच्चों के ऊपर गुस्सा मत करो, बच्चों का गुस्सा मत करो। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बच्चों पर गुस्सा मत करो। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर, 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? देख लीजिए। गायब कर देना, भाग जाना, 9 और 2 गिनना, बहुत से मित्र इकट्ठे होना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भाग जाना। 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर से है। किस राज्य में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय वाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिहार में। कहां पे? बिहार में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। और ये किसने किया है? जो परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मंडाविया। परिवार कल्याण रसायन मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चलेंगे। अब आप लोगों को एक चीज बताना चाहेंगे कि आप लोग करंट अफेयर्स और जो आपका मैथ से आपका आने वाला है तालिका, सारणी, पैराग्राफ और ग्राफ जो है इन पर ज्यादा फोकस कर लें। 10 नंबर के हैं। और हिंदी का जो गद्यांश है 10 नंबर का, वहां से भी इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर लें अंतिम समय में। और
खास तौर से करंट अफेयर्स रेडी कर लें। किस देश में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन किया गया? किस देश में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन किया गया? अमेरिका, फ्रांस, रूस, कोलकाता। 52 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। स्विट्जरलैंड, भारतीय रेलवे और किस आईआईटी संस्थान ने मिलकर भारत के पहले हाइपर लूप विकसित करने के लिए समझौता किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और आईआईटी रुड़की। तो 53 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, आईआईटी मद्रास। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? सांग कांग हो, पार्क चान बुक, तारिक सालेह, जीना गैमिली। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सांग कांग हो को यह पुरस्कार दिया गया है। और कांस फिल्म महोत्सव जो थी ये 75वां संस्करण था। कौन सा? 75वां संस्करण था। किसने आईपीएल 2022 का खिताब जीता? राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। राइट आंसर इज गुजरात टाइटंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और यह खिताब इन्होंने जीता। और किसे हराया था इन्होंने? राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा करके इन्होंने यह खिताब जीता था। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 130 रन का टारगेट रखा और गुजरात ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। और इसमें लगभग 20 करोड़ का इनाम मिला था। 20 करोड़ का इनाम मिला था गुजरात टाइटंस को, याद रखेंगे। और जो उपविजेता थी आपकी राजस्थान रॉयल्स, उसे 12.50 करोड़ की राशि मिली थी। 12.50। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रति एक्स अभ्यास शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है दोस्तों, अभ्यास पूछे जाते रहे हैं। श्रीलंका, सिंगापुर, नेपाल, बांग्लादेश। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ होता है आपका संप्रति एक्स अभ्यास। किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? रूस, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चीन। चीन ने चांद का जो नया भूवैज्ञानिक मानचित्र है वो जारी किया है। और चीन का कहना है कि अमेरिका की तरफ से वर्ष 2020 में जारी की गई जो चांद की सतह की तस्वीरें थी उनसे ज्यादा उसके नक्शे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बन गया है? अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस। राइट आंसर इज संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मूल की किस महिला को इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है? स्वाति ढींगरा, प्रियंका शर्मा, पूजा रावत, दीक्षा पंडित। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्वाति ढींगरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशिया कप हॉकी 2022 जीता है? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, स्टार के साथ इसे नोट करें। दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशिया कप हॉकी 2022 का खिताब जीता है? इंडिया, जापान, पाकिस्तान या मलेशिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मलेशिया को हरा करके दक्षिण कोरिया ने यह खिताब अपने नाम किया है। और फाइनल में मलेशिया को इन्होंने 2-1 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य जागरूकता से। के त्योहार को फगुआ के नाम से भी जानते हैं? किसके त्योहार को? गणेश चतुर्थी, होली, दिवाली या संक्रांति। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, होली को फगवा के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुंग कोलेम, पुंग कोलेम किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, मणिपुर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मणिपुर का। पुंग कोलेम जो लोक नृत्य है वो आपका मणिपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन।
1997 में अरुंधति राय ने किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता? यानी 1997 में अरुंधति राय ने कौन सी पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता था? हिस्ट्री ऑफ वॉल्वस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, टू स्टेटस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब की गई थी? 1911, 1915, 1907, 1913। यानी 1911 या 1915 या 1907 या 1913। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। चेतन भगत की किस पुस्तक पर हिंदी फिल्म काई पो चे आधारित है? चेतन भगत की कौन सी पुस्तक है जिस पर हिंदी फिल्म काई पो चे आधारित है? टू स्टेटस, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन, वन नाइट एट द कॉल सेंटर। 65 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरि राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? चेरी ब्लॉसम, आरंगुटान, लाल रेशमी कपास या एशियाई शेर। 66, दिस इज द राइट आंसर इज एशियाई शेर। एशियाई शेर के लिए जाना जाता है और इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी, 1965 ईस्वी में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 1412 वर्ग किलोमीटर था और जिसमें से 258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान और 1153 वर्ग किलोमीटर को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में संरक्षित किया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, गुजरात राजस्थान में कपड़ा पर किए जाने वाला एक कला का नाम है इकट, बांधनी, पैठानी या चंदेरी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बांधनी। जो बांधनी है वो एक प्रकार का टाई डाई कपड़ा है जिसे नाखूनों के साथ साथ कपड़े को कई छोटे बांधने से सजाया जाता है और एक अलंकारिक डिजाइन बनाई जाती है। याद रखेंगे, बांधनी। और ये कहां का है? गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया गया? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। 68, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राजस्थान। और राजस्थान में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को, कब? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था और जिला था आपका नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। पद्म विभूषण क्रम में भारत का नागरिक सम्मान है। जो पद्म विभूषण है वो क्रम में भारत का नागरिक सम्मान है। चौथा सबसे बड़ा, उच्चतम या दूसरा सबसे बड़ा या तीसरा सबसे बड़ा? तो राइट आंसर इसका है कि ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और सबसे पहले पर आपका आता है वो है आपका भारत रत्न। और ये जो पुरस्कार था वो 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। जो पद्म विभूषण है 2 जनवरी 1954 यानी 2 जनवरी 1954। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 का त्योहार देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है। किसका? संक्रांति, होली, दिवाली या नवरात्रि? ये तो सभी लोग शायद कर सकते हैं, तो दिस इज द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नवरात्रि का त्योहार जो है वो देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हिंदी का पैराग्राफ है, गद्यांश को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और अगर वीडियो तेज चल रहा है तो आप लोग रोक लेंगे, पॉज कर लेंगे, पॉज करने के बाद पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम है, पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पर आप UP SSC पेट लिख कर भेज सकते हैं 9005124256 यानी 951242256। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और लिखते हैं UP SSC पेट, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। चलिए पढ़ते हैं गद्यांश। कि मैं जिस घर में रहती थी वहां मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि वह शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया, कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े? जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही है तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या, या आखिर कहना क्या चाह रहा है। उसने फिर कहा, नीना, अंडे, कीड़े।
अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उससे अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। तो इस पर आधारित जो प्रश्न है वो देख लीजिए आप लोग और सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन है इस पर आधारित कि बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना या अंडे कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। वह रंग भरने की बात बताना चाहता था, वह अंडा बनाना चाहता था, वह कागज और क्रेयॉन चाहता था। तो क्या आंसर होगा इसका दोस्तों? अगर आपने सही से पैराग्राफ रीड किया है तो पहला आंसर करेक्ट होगा इसका कि वह जान गया था कि जो लेखिका है उसकी बात समझ नहीं पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे तस्वीरें चाहते हैं, कागज चाहते हैं, संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, रंग चाहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी कि संप्रेषण के लिए वे कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा दो अलग चीजों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है, हर हालत में अपनी बात कह देता है, लकीरों को कीड़ा मानता है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें ही बना सकता है। तो 73 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए होगा कि दो अलग चीजों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है कि बच्चा अंडा नहीं बना सकता, बच्चा चित्र बनाने में सक्षम नहीं है, बच्चे ने अंडा देखा नहीं इसलिए वो अंडा नहीं बना पाया, उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। तो 74 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी होगा कि उसका अभी अपने हस्त संचालन यानी जो उसके हाथ है उनके संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं है। तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा, बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है? भाई रेखाओं को उसने क्या कहा? कीड़े कहा। वृत्त को क्या कहेगा? चम्मच, चूड़ी, पेड़, छतरी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। भाई वृत्त जब बनेगा तो वो उसे क्या कहेगा? चूड़ी कहेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, चूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ की अब आप लोग प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें क्योंकि 10 नंबर का पैराग्राफ से ही आपका काम हो जाएगा। 2 बार 3 बार पढ़ना है आपको, राइट आंसर आपको पैराग्राफ से ही मिल जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। देखिए, मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाए, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हों वे लिखी जाए। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों न जा रही हो। इससे हम में सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। इस पर आधारित प्रश्न है, अब उनको सॉल्व करते हैं हम लोग। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था।
उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा कि उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। इसकी गलती का उन्हें एहसास हो गया क्योंकि गांधी जी ने बताया था कि वगैरह के लिए कोई जगह नहीं है डायरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ को दोस्तों आपको 2-3 टाइम पढ़ना है तभी आंसर करने हैं, तुक्केबाजी नहीं करनी है क्योंकि पैराग्राफ से हम पूरे नंबर उठा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 77, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। तो 77 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है कि वगैरह शब्द में कार्य और विचार की कोई स्पष्टता नहीं है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? क्योंकि दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल हैं, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए, दोनों में समय लगता है। 78 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है कि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए, इसीलिए डायरी लिखने को इबादत कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब कर सकता है। गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है। तो 79 का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं का मूल्यांकन भी करता है। तो 79 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था। 80 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है कि डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और वह यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए फिर से मैं बता दूं आप लोगों को, अगर इस टेस्ट की पीडीएफ आपको चाहिए तो 900151256256 पर आप व्हाट्सएप करें और लिख दें यूपी पेट, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।